बस्तर में निश्चित तौर पे महिलाओं का मत प्रतिशत शुरू से ही ज़्यादा रहा है। वो इलाका माओवादियों से ग्रसित हुआ है। वहाँ के ग्रामीण सबसे पहले तो पोलिंग बूथ तक पहुँचे ही नहीं। जो माओवादियों का फरमान था कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना है, उनके ऊपर डर देखने को मिला था। जो धर्मांतरण है, मतांतरण है, वो एक मेन मुद्दा के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी को इसके नतीजे का बेसब्री से इंतज़ार है। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में कांकेर लोकसभा सीट नक्सल प्रभावित सीट है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। आज एबीपी के एग्जिट पोल में हम कांकेर लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है कांकेर और बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास रथ जी, करमजीत कौर जी और बस्तर टाकीज़ के संपादक विकास तिवारी जी और आशुतोष तिवारी जी। इनसे जानेंगे कि कांकेर लोकसभा सीट में क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि इन वरिष्ठ पत्रकारों ने ना कि केवल लोकसभा चुनाव का कवरेज किया है बल्कि इस लोकसभा सीट के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है श्रीनिवास रथ जी। रथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कांकेर लोकसभा सीट की अगर हम बात की जाए तो लगातार यहाँ जो 4 चुनाव की बात की जाए भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्या बदलाव की स्थिति बन रही है सीट में? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि अभी बदलाव की स्थिति है। जो बस्तर लोकसभा सीट है उससे कांकेर लोकसभा सीट भी काफ़ी प्रभावित रहता है। उसे देखते हुए आप देखेंगे कि पिछली बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय हुए थे, लेकिन फिर भी कांकेर सीट से भाजपा का सांसद चुना गया था। तो अभी भी ये स्थिति है कि हालांकि इस समय कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, उनकी काफ़ी पूछ परख है क्षेत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो भी उस क्षेत्र के काफ़ी चर्चित व्यक्तित्वों में से आते हैं और पहले के विधायक भी रह चुके हैं। और जो मूल बात है बस्तर में इस समय के चुनाव में, हमें देखें कि विधानसभा में भी जो मतांतरण वाली बात थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था एक, हालांकि कांग्रेस इसे छू नहीं पाई थी, तो इसका नतीजा भी ये था कि उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। और इस समय भी जो धर्मांतरण है, मतांतरण है, वो एक मेन मुद्दा के रूप में उभरा है। और भोजराज नाग और बस्तर के विधायक महेश कश्यप जो हैं, वो दोनों ने मिलकर पूरे बस्तर संभाग में एक आंदोलन चलाया था। तो वो सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनका जो अभी समाज के प्रति और अपने संस्कृति और रूढ़ियों को बचाने के प्रति जो प्रयास है वह भी एक उनके जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को प्रत्याशी भी बनाया है। तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कांकेर लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, आपको लगता है? कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो माहौल मोदी का है और वो विधायक का जो प्रभाव है उसे देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भारी पड़ सकती है। कांकेर लोकसभा सीट में ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार का कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी पड़ सकते, लेकिन हमने देखा कि वोटिंग परसेंट कम हुआ है। चाहे बस्तर की बात की जाए, कांकेर लोकसभा सीट की बात की जाए, लेकिन उसमें भी महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। क्या लगता है किसके फेवर में ये मतदान जा सकता है, खास करके महिलाओं की बात की जाए? क्या पिछले 5 साल के कार्यकाल में कांकेर लोकसभा सीट में अच्छे काम हुए हैं? इस बलबूते पे क्या भाजपा को जा सकता है या फिर इस बार वीरेश ठाकुर निकाल सकते हैं ये सीट? देखिए, जब हम बात करते हैं बस्तर की, तो बस्तर में निश्चित तौर पे महिलाओं का मत प्रतिशत शुरू से ही ज़्यादा रहा है। उनकी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है और चूँकि दोनों ही कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो एक तरफा तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो भाजपा काफ़ी सशक्त भूमिका में नज़र आई है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत तमाम मुद्दे जो है बस्तर में लगातार कारगर रहे हैं, जिसमें से एक धर्मांतरण भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक रही है और राम मंदिर निर्माण के बाद तो कहीं ना कहीं एक देश में जो राम भक्ति की लहर है वो उससे भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होते नज़र आते हैं। महतारी वंदन योजना की जो राशि है वो महिलाओं के खाते में आने के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं में एक विश्वास जागृत हुआ है कि निश्चित तौर पे बीजेपी जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन ये तमाम लहरों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जो है फैसला आने की संभावना है। क्या लगता है कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा महिलाओं में? देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस ने बहुत सारे वायदे पिछले चुनाव में किए थे। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है और मुझे लगता है आधी आबादी ने, छत्तीसगढ़ की आधी आबादी जो है उसने इसलिए वोट किया था कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, उन्हें ऐसा लगता था शराबबंदी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं
हम सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो वो जो मुद्दा था उसमें सरकार पूरी तरह फेल हुई, तो एक जो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है। और चूँकि देखिए वो देगी वो बात का विषय है, लोग वर्तमान में जीते हैं, महतारी वंदन की जो राशि है वो खाते में आ चुकी है, तो लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सरकार ने वायदा किया था, उस वायदे को निभाया। कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो निभाएगी नहीं निभाएगी वो बात का सब्जेक्ट है। बेरोज़गारी भत्ते को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल साबित रही है। तो एक विश्वास जो है वो मुझे लगता है कि महिलाओं का बीजेपी के प्रति ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विकास तिवारी जी मौजूद है। चुनाव के कुछ दिन पहले कांकेर लोकसभा सीट के इलाके में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिरा था। बाकायदा विकास तिवारी जी ने इस पूरी घटनाक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद मतदान के दिन भी इसी इलाके में मौजूद थे। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति आपको दिख रही है, क्योंकि आपने उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उसके बाद वहाँ के जो मतदाता है उनमें किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, माहौल जिस इलाके में मैंने कवरेज किया, मैं उस इलाके में कवरेज किया जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, और वो इलाका माओवादियों से ग्रसित हुआ है। वहाँ के ग्रामीण सबसे पहले तो पोलिंग बूथ तक पहुँचे ही नहीं। जो माओवादियों का फरमान था कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना है, उनके ऊपर डर देखने को मिला था। और यही वजह है कि जो आपने कहा कि परसेंटेज, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम था। ग्रामीणों में रुझान भी कम था, लोग थोड़े से डरे सहमे थे, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। वो जगह अगर माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। कई पोलिंग बूथ तो ऐसे थे कि पूरे दिन उसमें मतदान कर्मी चुपचाप बैठे रहे, सुरक्षा कर्मी भी थे, लेकिन एक भी व्यक्ति वहाँ पर वोट देने नहीं आया। आखिरी में 1-2 व्यक्तियों को लाया गया पकड़ कर कि किसी तरह से वोट मतदान 0% ना हो पाए। माओवादियों का एक डर देखा गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि माहौल कांकेर लोकसभा का, तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कांकेर लोकसभा आदिवासी ही है इलाका, लेकिन बस्तर से थोड़ा सा अलग है। आप अगर ध्यान दें तो कांकेर लोकसभा में धमतरी के क्षेत्र के भी कुछ, बालोद के इलाके भी हैं और अलग अलग इलाके भी हैं। पढ़े लिखे किसान वहाँ ज़्यादा हैं उस लोकसभा क्षेत्र में। मुझे जो लगता है वहाँ पर कि ये जो कांग्रेस ने 2 चीज़ें अपने घोषणा पत्र में की कि किसानों का कर्जा माफ़। किसानों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वो भी देखा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी 2018 में और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, तो कांग्रेस ने उस कर्जे को माफ़ किया भी था। लोकसभा में फिर उन्होंने कहा, और वहाँ के लोग किसान ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे किसान हैं वहाँ के आदिवासी। सबसे अच्छी बात है कि बस्तर के पूरे क्षेत्र में ज़्यादा समृद्ध और पढ़े लिखे आदिवासी आपको कांकेर लोकसभा क्षेत्र में ही मिलेंगे। पुराने आंकड़े भी देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था हार जीत का, 5-6 हज़ार के आसपास का ही कुछ अंतर था वीरेश ठाकुर का। 5 साल वीरेश ठाकुर ज़मीन पर भी थे, और लोग जो भोजराज नाग हैं, इन दोनों का जो अलग अलग इमेज है। भोजराज नाग, जिस तरह से रथ भैया ने बताया कि हिंदुत्व को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहे, जिस तरह से बस्तर लोकसभा में भी हैं कैंडिडेट। बस्तर लोकसभा में हिंदुत्व वाला मुद्दा, धर्मांतरण ज़्यादा है, और कांकेर लोकसभा का जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे धर्मांतरण का ज़्यादा प्रभाव रहा हो बस्तर के मुकाबले। तो जिस तरह से उन्होंने बार बार अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था भोजराज नाग ने कि मैं नींबू काट के आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो आपको ये भी बताऊं कि कांकेर लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा है जहां देवी धामी और ये जो जंतर मंतर का जो इलाका होता है, जो लोग मानते हैं इस तरह के उसमें, उससे भी प्रभावित लोग रहते हैं। तो उनके जहन में दोनों चीज़ें हैं कि अगर जो व्यक्ति नींबू काट के हमारी समस्या का समाधान कर सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नींबू काट के हमारे ऊपर समस्या भी डाल दे अगर गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। तो ये डर भी है। तो ये सब चीज़ों को लेकर, और अब वहाँ के जागरूक और पढ़े लिखे आदिवासी हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें भी आती हैं कि हमको एक नेता चाहिए, कि हमको एक इस तरह का आदमी सिरहा गुनिया चाहिए। हम उसके पास समस्या लेके जाएंगे या वो हमारे उसके पास देव बैठाने जाएंगे। तमाम तरह की बातें मैं लोगों के मुंह से सुन के आया हूँ, जो लोगों ने कहा, मेरा ओपिनियन नहीं है। और साथ ही साथ एक सबसे ख़ास बात थी, मैं देखा अमित शाह जी की रैली को भी मैंने कवर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को भी कवर किया, कांग्रेस की रैली को भी मैंने कवर किया। कांग्रेस इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम 30 लाख नौकरियां दे देंगे जैसे ही हम आएंगे सरकार में। लेकिन बीजेपी की रैलियों में ये मुद्दा हमेशा सिरे से खारिज था। इस मुद्दे पे किसी ने बात ही नहीं किया, ना अमित शाह जी ने किया, ना प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने बात केवल ये किया कि हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। और नक्सलवाद खात्मे के नाम पर आपको भी याद हो कि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था कि किस तरह से टेकामेटा में 10 माओवादी मारे गए, जिसमें 4 गाँव वाले थे। चिपुर भट्टी या कोरचोली के जो मुठभेड़, उसमें भी संदेह था। और हाल भी में जिस तरह से जो मुठभेड़ें चल रही हैं, जो लोग ज़मीन पे हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उनको पता है कि इसमें माओवादी कितने थे और ग्रामीण कितने थे, कितने ग्रामीण बेवजह मारे गए। उनके मन में इस बात को भी लेकर डर है कि क्या माओवाद के खात्मे के नाम पर केवल आदिवासियों को तो टारगेट नहीं किया जाएगा। हर तरह की चीज़ें उनके जहन में चल रही थी। 5 से 6 हज़ार का आंकड़ा था जीत हार का 2019 का,
तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा था कि आप सिरे से खारिज कर दें कि मोदी फैक्टर चल रहा है। और अब तो तीसरे चरण के बाद बीजेपी के मन में भी ये डर देखने को मिल रहा है। कई नेता हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोलने लगे हैं कि तीसरे चरण के बाद अब मोदी जी का जो जादू है वो कम होता नज़र आ रहा है। लोग उनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे, उनके भाषण को सुनना पसंद नहीं कर रहे। अब वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे उनको भी सफाई देनी पड़ रही है, भाषण कुछ और दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी असर कांकेर लोकसभा, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव था, वहाँ पे भी ये असर देखने को मिला है कि आप रोज़गार के लिए क्या बोल रहे हैं। जागरूक आदिवासी हैं, आपने रोज़गार की बात ही नहीं कही, आप केवल नक्सलवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं। तो नक्सलवाद से पूरा कांकेर लोकसभा प्रभावित नहीं है। जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन वो भी हकीकत जान रहे हैं कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मामला एक तरफा कहीं जा रहा है या मोदी फैक्टर चल जाएगा। 2019 में चल गया था, पूरी सीटें कांग्रेस को जाने के बाद विधानसभा में, लोकसभा में आपको 9 सीटें ज़रूर मिल गई थी, लेकिन ये कांकेर लोकसभा की सीट बहुत मुश्किल से आपके हाथ आई थी, इत्तेफाक से आपके हाथ में आ गई थी। 5 साल वीरेश ठाकुर ने मेहनत किया और वही देखते हुए उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए बीजेपी ने भोजराज नाग को टिकट दे दिया है, लेकिन क्या हिंदुत्व का कार्ड उतना चल पाएगा जो बेरोजगारी और महिलाओं का 1,01,000 रुपये आप हालांकि बीजेपी दे रही है, लेकिन अब 1 लाख का जो है उस पर थोड़ा सा महिलाओं को संदेह है कि इतनी बड़ी रकम बीजेपी कांग्रेस देगी कहाँ से। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि शायद अगर 2500 में धान इन्होंने खरीदा था तो हो सकता है कि कोई व्यवस्था इन्होंने बनाई हो कि 1 लाख रुपये महिलाओं को देंगे। तो मामला बहुत टाइट है कांकेर लोकसभा का, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बहुत ताकत लगाई है अपनी, और ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस ने ज़्यादा खेला है क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो माओवाद प्रभावित थे, तो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल शुरू से रहा है, लोकसभा में भी रहा है, और उत्साह भी कम देखने को मिला ही था। ये जो टिकट चेंज हुआ था, एक फ़ायदा और मिला कि जो कांकेर विधानसभा के जो विधायक रहे शिशुपाल सोरी, वो आखिरी मोमेंट पर जिस तरह से बीजेपी में चले आए थे, तो उसका फ़ायदा भी, इससे मोरल डाउन भी था कांग्रेस का, और बीजेपी में एक उत्साह था। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी थी कि सारे कांग्रेस के नेताओं को लाकर एक बड़े ओहदे में बैठा दिया जा रहा है। अमित शाह के मंच पर अगर शिशुपाल सोरी जी को बैठाया जा रहा है, जो कि हालिया में बीजेपी प्रवेश किए हैं, और बहुत सारे नेताओं को वहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा है, तो जो कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नाराज़गी है, और ये नाराज़गी ज़मीन पर भी दिखती है। तो ये रिजल्ट के बाद ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलड़ा एक तरफ है, टाइट है मामला, वहाँ कांटे की टक्कर है जी। हमारे साथ आशुतोष तिवारी भी मौजूद है, जिन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले से ही कांकेर में डेरा जमा के रखा था और लगातार चुनाव प्रचार में भी आप कवरेज कर रहे थे। क्या लगा कि कौन सी पार्टी ऐसी लगी कि जो चुनाव प्रचार में ज़्यादा ताकत झोंकी है? ताकत तो बीजेपी हमेशा से झोंकती रही है, और वो बीजेपी बहुमत में है, सरकार है, बावजूद इसके वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ी। और कांकेर लोकसभा सीट भी ऐसा नज़र आया कि जिस तरीके से बीजेपी जो है पूरे मुद्दे को लेकर चल रही थी, और कांग्रेस जो है 2 एजेंडे पर सवार थी कि एक बेरोजगारी और दूसरा जो है महंगाई। और ये फैक्टर मैं कांकेर लोकसभा सीट में देखा हूँ कि जो महिलाएं बोलती नहीं थी, जो बुज़ुर्ग वहाँ के थे वो मुंह नहीं खोलते थे, वो सिर्फ अगर कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है तो वो वैसे जवाब नहीं देते थे, अपने मुद्दों को बांध के रखते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन इस बार महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर कांकेर लोकसभा सीट में दिखा है, क्योंकि जब मैं खुद अंदरूनी क्षेत्र में गया, वहाँ पर बातचीत कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, वो खुल के बोल रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, फ्री में चावल दे देने से, चाहे पैसे बांट देने से हमारा जो है घर नहीं चलेगा, उतना सहयोग नहीं होगा। तो कांटे की टक्कर जरूर है। जिस तरीके से रानू भैया भी बताया कि हिंदुत्व को लेकर भाजपा सवार थी, लेकिन बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस चल रही है, तो ये फैक्टर कांकेर लोकसभा सीट में ये काम करेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो वीरेश ठाकुर जिस तरीके से पिछले लोकसभा सीट में तकरीबन 6-7 हज़ार से ही हारे थे, और वो उस वक्त से वो जो है वो मेहनत कर रहे थे कि इस बार जो है सीट हम निकाल के देंगे, और यही वजह है कि कांग्रेस उन पर भरोसा जताई है। और भरोसा जब जताई है तो भोजराज नाग और दोनों के बीच जिस तरीके से कांटे की टक्कर इस बार रहा, और वोटिंग परसेंटेज कम रही कांकेर लोकसभा, हालांकि देखा जाए तो कांकेर लोकसभा सीट का हमेशा से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहा है। पिछले लोकसभा सीट में भी वो 74 के तकरीबन था, और इस बार जो है जैसे डाउन हुआ है, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर तो मुझे भी ये नज़र आ रहा है। और युवाओं की एक नाराज़गी भी जो है कांकेर लोकसभा सीट में बेरोजगारी को लेकर नज़र आई। तो ऐसे कांटे की टक्कर है,
ऐसे साफ नहीं है कि बीजेपी ये सीट को ले जा रही है। वहाँ पर काफ़ी कड़ी मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। कड़ा मुकाबला कैसा? बिल्कुल कड़ी मुकाबला वहाँ। रथ जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जाति समीकरण की बात की जाए, क्योंकि यहाँ भोजराज नाग भी आदिवासी हैं, वीरेश ठाकुर भी आदिवासी हैं, और जहाँ तक बात है जो लगातार हमने देखा है कि लगातार 4 बार से यहाँ से भाजपा के ही सांसद बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर है और भाजपा एक तरफा नहीं निकाल पा रही है? नहीं, आपका बिल्कुल सही आकलन है। मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कांकेर लोकसभा सीट जीतना। तो उसे देखते हुए बहुत सारी बातें हैं, जैसे दोनों ही पार्टियों को आप देखेंगे और वर्तमान राजनीतिक जो माहौल चल पड़ा है, अब वादों पे लोगों को उतना भरोसा नहीं रहा। बेरोज़गारी की अगर आप बात करेंगे और भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और आप एक देखेंगे कि ये दोनों मुद्दे अब इस तरह से हो गए हैं कि इन पे महंगाई भी एक ले लीजिए। अगर कोई भी सरकार आती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी पे जल्दी ही कोई निर्णय ले पाएगी और इसका समाधान हो पाएगा। तो इस चीज़ को भी आम आदमी पहचानते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे मूल बात जो बस्तर में आदिवासियों को लेकर के हुआ है, मतांतरण से इनकी रूढ़ी और जो परंपराएं हैं उसे ठेस पहुंच रहा था। आदिवासी के घरों में कलह आरंभ हो गया है, मतलब एक भाई अपने मूल में है तो एक भाई क्रिश्चियन बन गया है, तो दोनों की जो परंपराएं हैं टकरा रही हैं, मारपीट की स्थिति आ रही है। वही हाल आप देखेंगे जो सार्वजनिक मतलब जो अंत्येष्टि का जगह होता है उसे लेकर के भी अब आंदोलन शुरू होने लगे हैं कि भाई समाज बोल रही है कि हमारी परंपराओं को मानेंगे तो आप इस सार्वजनिक जगह पे अपना अंतिम संस्कार कीजिए, अन्यथा अपने निजी जगहों पे कीजिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि आप निजी भूमि में अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें चली है, शिक्षित हैं आदिवासी लेकिन फिर भी अपनी रूढ़ी और परंपराओं को लेकर के अभी भी वो सजग हैं, क्योंकि बीच में देखने में आ रहा था कि रूढ़ी और परंपराओं से वो पृथक हो रहे थे और अपनी पहचान खो रहे थे। तो एक ये भी बात है, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति है कांकेर लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच। जैसे कि रानू जी ने बहुत सही ढंग से विश्लेषण किया है, एक नक्सलवाद भी यहाँ पे प्रभाव है, और नक्सलवाद में चाहे नक्सली मरे या आम आदमी, उसमें आदिवासी ही मरता है अधिकांश। तो ये भी एक बात सही है बिल्कुल। इन सब को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, तो अपनी रक्षा के लिए और अपना बेरोज़गारी के लिए तो युवक आएगा ही विरोध में। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो महंगाई भी एक उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो वातावरण निर्मित होता है वह भी चुनाव को प्रभावित करता है। आपको क्या लगता है करमजीत जी, राम मंदिर जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और कह सकते हैं कि भाजपा इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, क्या ये काम करेगा कांकेर लोकसभा सीट में? अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये कोई मुद्दा होगा? जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोग, मुझे ऐसा लगता है, स्थानीय मुद्दों से इतर अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हमारे देश को सुदृढ़ कर रहे हैं तो उनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो विश्व पटल पे काफ़ी शक्तिशाली है, और लोग ऐसा मानते भी हैं। जो जितना मैंने लोगों से बातचीत की तो वो इस बात से काफ़ी हद तक सहमत है कि अगर हम बात करें मोदी जी की तो उन्होंने किस तरीके से देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी को अगर हम राम मंदिर से जोड़ कर देखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो देश है, हमारे देश में जो लोग हैं वो धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अपने आराध्य देव पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो चुनाव प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो देख सकते हैं जिस तरह से ये कहना है करमजीत कौर का कि राम मंदिर को लेकर ज़रूर एक फैक्टर काम कर सकता है। एक आखिरी आपसे जानना चाहेंगे और सीधे नतीजे पे आएंगे, और शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 4 महीने में भाजपा सरकार बनाने के बाद छत्तीसगढ़ में ये दावा कर रही है कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है कारगर साबित हो रहा है, बस्तर की बात की जाए, कांकेर लोकसभा सीट की बात की जाए, तो क्या ये फैक्टर काम करेगा? कम शब्दों में बताइएगा। देखिए, नक्सलवाद एक फैक्टर है, लेकिन कांकेर लोकसभा के लिए नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कांकेर भी प्रभावित है, लेकिन कांकेर लोकसभा के लिए प्रभावित नहीं। बहुत बड़ा इलाका है जिसके लिए नक्सलवाद कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है। बस्तर लोकसभा की अगर बात होती तो वहाँ पर नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है और पूरा बस्तर लोकसभा इससे प्रभावित है। तो बस्तर वासियों का इस दावे से एक लेना देना है, लेकिन पूरे कांकेर लोकसभा का नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद की।
तो देख सकते हैं कि ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने कांकेर लोकसभा सीट में न कि सिर्फ चुनाव कवरेज किया बल्कि बारीकी से इसका विश्लेषण भी किया कि आखिर कांकेर लोकसभा सीट में किसकी टक्कर है। हालांकि जो नतीजा सामने आया है इस सीट को लेकर कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और भोजराज नाग भाजपा के प्रत्याशी है, इन दोनों ही प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत तो पूरी झोंकी है और बड़े बड़े दावे तो किए हैं। लेकिन अब देखना होगा 4 जून को कि आखिर इस कांकेर लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी सांसद बनता है। अशोक नायडू, ABP लाइव, कांकेर।